और जब मुठभेड़ होता है तब वो बताया जाता है, तब तक उससे पहले वो ग्रामीण रहता है। मुठभेड़ के बाद वो इनामी हो जाता है। यहाँ एक माहौल है, एक युद्ध का माहौल है, उस लड़ाई का माहौल है। उस लड़ाई के माहौल से बचने के लिए लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। और तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए मना है। टोर बफर जोन में नियम बताकर उन्हें तेंदुपत्ता तोड़ा नहीं जाता है, तेंदु तोड़ने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन उसी जगहों में, उसी टोर बफर क्षेत्र में आप पोरंडम प्रदान का अनुमति देते हैं उद्योगपतियों को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। और आज मैं मौजूद हूं छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले में। और आपको समाचार माध्यमों से पता चल ही रहा होगा कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल बहुत ताकत के साथ और बहुत गति के साथ माओवाद को ख़त्म करने के लिए एक के बाद एक अभियान चला रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए और उन्होंने ये ऐलान किया कि मार्च 2026 की जो समय सीमा तय की गई है माओवाद को ख़त्म करने के लिए, उस समय सीमा के भीतर इस लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। और उन्होंने इसके साथ ही ये ऐलान भी किया कि मानसून के दौरान भी, यानी कि बारिश के दौरान भी सुरक्षा बलों का अभियान रुकेगा नहीं। लेकिन इन अभियानों के बीच में बार बार इस तरह की खबर आती हैं कि आम आदिवासियों को नक्सल बताकर मारा जा रहा है। उधर माओवादी आम आदिवासियों को मुखबिर के नाम पर उनकी हत्याएं कर रहे हैं। और इन सब खबरों के बीच में इस वक्त मेरे साथ विक्रम मंडावी मौजूद हैं। विक्रम मंडावी के बारे में बता दूं कि वो बीजापुर से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, खुद एक आदिवासी नेता हैं और हाल ही में सुरक्षा बलों के साथ माओवादियों की मुठभेड़ जब हुई तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि सुरक्षा बल ने एक आम आदिवासी को मार दिया जो दरअसल एक स्कूल में रसोइया था। उस मामले की जांच के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक जांच दल बनाया और जाहिर है क्योंकि वो बीजापुर के विधायक हैं विक्रम मंडावी, न सिर्फ वो उस जांच दल का हिस्सा थे बल्कि उनके देखरेख में ये जांच दल उस गांव गया और उस परिवार से मिला। तो उनसे हम बात करेंगे। विक्रम मंडावी जी, ये जो आरोप है कि सुरक्षा बलों ने एक आम आदिवासी को मार दिया, दरअसल वो रसोइया था, आज जब आपका जांच दल गया, आप को किस तरह की जानकारी मिली और आप कितना सही मानते हैं इन आरोपों को? देखिए, 6 जून की घटना है जब एक पुलिस ने बताया एक मुठभेड़ हुआ और उस मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए। और उसके बाद ये बात सामने निकल कर आई कि उस मुठभेड़ में एक व्यक्ति जिसका नाम महेश कुड़ियम है, उस गांव के प्राथमिक शाला में रोसैया के पद पर वो था। सरकारी पद होता है रोसैया, जिसमें मध्याह्न भोजन जो बच्चों को वितरण करना है उसका काम करना होता है, वो काम करता था महेश कुड़ियम। उसकी भी उस मुठभेड़ में हत्या की गई और बाद में उसे बताया गया कि 1 लाख का इनामी नक्सली था महेश कुड़ियम। तो ये बात जब हुआ उसके बाद कुछ दिन के बाद ये बात हमें मालूम चला मीडिया के माध्यम से, स्थानीय लोगों के माध्यम से। तो उसके बाद हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अनुरोध कराया। फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी ने हमारे बस्तर के पूरे विधायकों का, पूर्व विधायकों के नेतृत्व में टीम बनाया और आज टीम हम वो गाँव जाकर ग्रामीणों से, उनके परिजनों से मुलाकात किए और स्पष्ट तौर पर जब हम परिजनों से मिले, उसकी पत्नी सुमित्रा कुड़ियम जिसका नाम है और उसके 7 बच्चे हैं, छोटे छोटे 7 बच्चे हैं। उसमें से 2 बच्चे उन आश्रमों में पढ़ते भी हैं, आश्रम में, बाकी बच्चे गाँव के स्कूल में पढ़ते हैं। तो स्पष्ट तौर पर ये दिख रहा है प्रथम दृष्टया, जिस तरीके से एक व्यक्ति जिसका 7 बच्चे रहते हैं, जिसका यूनियन बैंक में पास एक खाता है, उसमें सरकारी पैसा हर महीना जा रहा है, जिसके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, और वो व्यक्ति कैसे नक्सली हो सकता है? तो ये ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया, उनके परिजनों में लगाया और हम उनसे मिलने के बाद स्पष्ट तौर पर हमें दिख रहा है कि ये एक तरह से फर्जी है और जो निर्दोष आदिवासियों को वहाँ पर नक्सली बताकर मारा गया है। जी, और क्या इस जांच में जब आपने लोगों से बात की, क्या ये इस बारे में कुछ स्पष्टता आई कि मुठभेड़ के दौरान गलती से सुरक्षा बल के फायरिंग की चपेट में आके ये मारे गए या स्पेसिफिकली टारगेट करके मारा गया? नहीं, अभी हमको उसकी पत्नी ने जो बताया जी, अपने बयान में बताया
कि उसकी पति जो महेश कोड़ियम, मृतक महेश कोड़ियम, जो भैंसा लेने के लिए, भैंसा जो होता है वो लेने के लिए तालाब तरफ गया हुआ था। उसके बाद वो आया नहीं। फिर उसके आसपास फिर पहाड़ों में गोली की आवाज़ आई तो उसकी पत्नी और कुछ लोग लेकर उसको ढूंढने के लिए निकले थे। तो निकलने के बाद वो टाइम मिला नहीं। तो उसके बाद फिर निकलते फिर कोई दूसरे पड़ोसी गाँव का कोई व्यक्ति ये बताया कि तुम्हारे पति जो पुलिस वाले हाथ बांध के वहाँ पर रखे थे, मैं देखा हूँ। फिर वो ढूंढते बीजापुर पहुंची तो कोतवाली जब थाना में यही तो बताए कुछ लोगों को उधर से हम लोग नक्सलियों को मारा है, उनकी डेड बॉडी लाश यहाँ पड़ा हुआ है। तो ये जब गए तो देखिए तो उसमें उसका पति भी वहाँ पर था। फिर उन्होंने उन्हें बताया कि मेरा पति है, निर्दोष है, 7 बच्चों का पिता है, रोसे काम करता है। फिर भी वो नहीं माने तो वो डेड बॉडी लेके यहाँ से फिर गए। तो इस तरीके से उन्होंने घटना का विवरण हमें बताया। तो स्पष्ट तौर पर दिख रहा है जिस तरीके से उनका बयान, ग्रामीणों का बयान, उनकी पत्नी का बयान सब आने के बाद ये वो निर्दोष आदिवासी है, ग्रामीण है, रोसिया के पद पर काम करता था, जिसको सब जानते थे। वो कहीं से नक्सली नहीं था, नक्सलियों से कोई उसका संबंध नहीं था और उस जबरदस्ती उस पर नक्सली बताकर मुठभेड़ में मारा गया। जी। और अक्सर ये होता है कि जब कोई मुठभेड़ होती है उसमें अगर नक्सलवादी मारे जाते हैं या सुरक्षा बल का भी कोई जवान मारा जाता है तो उसकी पूरी जानकारी पुलिस की तरफ से जारी की जाती है इसी तरह के डाउट्स को क्लियर करने के लिए। और तो क्या ये जो व्यक्ति है इसके बारे में जो जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है वो संतोषजनक नहीं है? नहीं, बिल्कुल कैसे हो सकता है। जो व्यक्ति 7 बच्चों का पिता है, सरकारी स्कूल में रोसिया के पद पर काम कर रहा है, इसको सब लोग जानते हैं। उस स्कूल के जो टीचर हैं वो आप बता रहे हैं कि 2023 से हमारे स्कूल में काम कर रहा है। लगातार 2023 से हम उसको जान रहे हैं, हमारे स्कूल में काम कर रहा है, ग्रामीण सब जान रहे हैं। और जिला मुख्यालय आना जाना चल रहा है, ब्लॉक मुख्यालय आना जाना चल रहा है, पैसा निकालने के लिए भोपालपट्टनम ब्लॉक मुख्यालय जाता है, बेंच जा रहा है। तो कैसे वो 8 लाख का इनामी नक्सल कैसे हो सकता है? ग्रामीण स्पष्ट तौर पर ग्रामीणों का बयान, मृतक की पत्नी, उसके आधार पर तो हम प्रथम दृष्टया यही लग रहा है। लेकिन अक्सर हमने यहाँ देखा भी कि बीजापुर एसपी ऑफिस के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे बाकायदा लिखा गया है कि कोई अगर सरेंडर करता है तो उसको कितना कितना इनाम मिलेगा। आमतौर पर जब इस तरह का ऑपरेशन होता है डीआरजी या जो और सुरक्षा बल हैं उनके हाथों जो मारे जाते हैं माओवादी, उनके बारे में नाम के साथ बाकायदा बताया जाता है कि ये इतने लाख का इनाम इनके सर पे था। और अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो इस रसोइया के बारे में भी पुलिस ने ये कहा था कि शायद ये 1 लाख का इनामी बदमाश है। देखिए, हमारा भी वही कहना है, बार बार इस बात को हम पहले भी कह चुके हैं। हाँ। कि अगर कोई मुठभेड़ होता है या कोई घटना होता है उसके बाद ही आप इस चीज़ को ओपन क्यों करते हैं? हम उससे पहले क्यों नहीं कर पाते ताकि लोगों को मालूम चले कि ये नक्सली इसके सर पे इतना इतना इनाम है। और जब मुठभेड़ होता है तब वो बताया जाता है, तब तक उससे पहले वो ग्रामीण रहता है, मुठभेड़ के बाद वो इनामी हो जाता है। तो ये जो ठीक है, आप जो नीति बना रहे हैं, समर्पण की नीति हो, जो भी हो, इनाम है, हथियार ला रहा है, वो अच्छी, वो आप अपना सरकार की पॉलिसी होती है। लेकिन अब ग्रामीणों के ऊपर जो इनाम होता है वो उसको सार्वजनिक करना चाहिए समय से पहले। वो नहीं हो पाता है। जब घटना होती है, मुठभेड़ होती है, जिस तरह से वो होता है उसके बाद ही मालूम चलता है कि इसके ऊपर इतना इतना इनाम रखा गया। आप ये आरोप लगा रहे हैं एक तरह से कि ये दरअसल जो निर्दोष मारा जाता है उसको छुपाने के लिए इस तरह की जानकारी दी जाती है। बिल्कुल ऐसा लगता है मुझे। जो निर्दोष व्यक्ति जो मारा जाता है उसके बाद ये मालूम चलता है कि इसके ऊपर इतना इतना इनामी रखा गया है पैसा। तो उससे पहले आप क्यों नहीं इस बात को करते ताकि ग्रामीणों को भी मालूम चले कि उनके गांव में, उनके क्षेत्र में, हमको भी सबको मालूम चले कि हमारे क्षेत्र में भी ये लोग इतने इतने इनामी नक्सली है। तो उस तरह के प्रचार प्रसार हो। और वास्तव में नक्सली है तो समर्पण करेगा या पुलिस से गिरफ्तार करेगा। लेकिन वो मुठभेड़ के बाद ही ऐसा क्यों होता है? जी। और अक्सर जैसे आज आपका जांच दल गया और आपके जांच में ये सामने आ रहा है, आप कन्विंस्ड लग रहे हैं, इस बात से आश्वस्त लग रहे हैं कि जो मारा गया है वो आम आदिवासी है, आम ग्रामीण है, उसका नक्सलियों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप इस तरह जाते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि इस तरह के कदम से जो सुरक्षा बल है उसके मनोबल को ठेस पहुंचती है, वो कमज़ोर होता है या कन्फ्यूज़न पैदा होता है, माओवादियों को उससे मदद मिलती है। देखिए, हम सब चाहते हैं बस्तर में शांति हो, बस्तर में विकास हो, और इस लगातार इसके लिए हम सभी
जनप्रतिनिधि चाहे और ग्रामीण हो, सभी लगातार काम कर रहे हैं, सरकारें भी काम कर रही है, उस पर किसी का कोई आपत्ति नहीं है। बस्तर में शांति हो, बस्तर में विकास हो, सरकार एक तरह से चाहती है नक्सल मुक्त बस्तर हो, ठीक है, आप नक्सलियों से लड़ रहे हैं, लड़िए, लेकिन आप अगर उनके आड़ में निर्दोष आदिवासियों को मारेंगे, गरीबों को मारेंगे, तो उसका विरोध तो हो रहा। और क्यों विरोध ना हो? और उन निर्दोष आदिवासियों को क्या दोष है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है वो वहाँ पर रह रहे हैं, और उनको अगर हम निर्दोष आदिवासियों को नक्सल बोल के मारेंगे तो विरोध तो हो रहा, ठीक है। लेकिन लगातार जिस तरीके से सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वर्तमान में बस्तर में और बीजापुर क्षेत्रों में अंदरूनी क्षेत्र जो माहौल बना है, ये डर का, भय का माहौल बनाकर लोगों को धर्मात्मक अत्याचार करने का, दमन करने का काम जो हो रहा है, ये गलत है। इसका हम विरोध करते हैं और आगे भी हम करेंगे जी। और सिर्फ सुरक्षा बलों के हाथों नहीं, माओवादी भी आदिवासियों की हत्याएं कर रहे हैं। पिछले 10-12 दिन में ही 5 लोगों की हत्या कर दी गई माओवादियों के द्वारा, ये कह करके ये मुखबरी कर रहे थे पुलिस के लिए। तो ये पूरा जो जंगल में जो आदिवासी रहता है वो एक बहुत ही अजीबो-गरीब चक्र में फंस गया है। वो किस तरफ रहे उसके लिए समझना मुश्किल है। बस्तर का आदिवासी, खासकर जो बीजापुर जैसे जिला की बात करूं, यहाँ का आदिवासी ग्रामीण जो अंदरूनी क्षेत्रों में रहता है, अपना जीवन बड़ा विकट परिस्थितियों में जी रहा है। एक तरफ आपने जो कहा माओवादी हैं, वो भी आए दिन पुलिस मुखबिर के नाम से, किसी और के नाम से उन्हें हत्या करना या परेशान करने का काम कर रहे हैं, मारपीट करने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर फोर्सेस हैं, वे भी जाकर उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप नक्सलियों के साथ मत दीजिए। उन दोनों के बीच में बड़ा पिस रहा है, कौन? आम निर्दोष आदिवासी ग्रामीण पिस रहा है। वो अपनी बात ना इधर कह पा रहा है ना इधर कह पा रहा है, ना माओवादी समझने के लिए, नक्सल समझने के लिए तैयार है उनकी बातों को, ना सरकार समझने के लिए तैयार है। उनके बीच में वो पिसा रहा है। और आप अभी देख रहे हैं जिस तरीके जो घटना हुई है, इतनी बड़ी घटना होने के बाद सरकार की तरफ से कुछ बात, उनकी बातों सुनने का प्रयास नहीं किया गया, जानने का प्रयास नहीं किया। अच्छा, ग्रामीण किसके पास जाएं, कहाँ अपनी बात रखें? प्रदेश में हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, उनको सोचना चाहिए इस बात को कि इस परिस्थिति में हमारे आदिवासी, बस्तर के आदिवासी, बीजापुर जैसे क्षेत्र जिले के आदिवासी जी रहे हैं, तो कहने की दोनों तरफ से पिसा रहे हैं। और लगातार इस बातों को हम लोग समय समय जब भी मंच और अवसर मिला हमने उठाया है, बात तो रखा है कि लगातार स्थितियां बहुत ज्यादा है। और हम जब भी माओवादी भी, नक्सल भी जब किसी को मारते हैं, निर्दोष ग्रामीणों को, हम भी वहां पे भी अपनी बात रखते हैं कि आपकी लड़ाई किससे है? गरीब आदिवासियों से, छोटे गरीबों से, किससे है? अगर आप उनको क्यों मार रहे हैं? वहां भी मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी बात रखता हूँ। ऐसा नहीं कि हम नहीं रखते हैं, वहां पे भी हम बात रखते हैं। और जहाँ सरकार या पुलिस फोर्स, सुरक्षा फोर्स के ऊपर गलत होता है, के द्वारा गलत होता है, वहां भी अपनी बात रखते हैं। और जहाँ सही होता है वहाँ मनोबल बढ़ाने की बात भी करते हैं। लेकिन एकदम से मतलब गलत होते रहे और हम चुपचाप रहे, ये संभव नहीं है जी। और आप न सिर्फ जनप्रतिनिधि हैं, आप उस इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, बीजापुर, जहां नक्सल आंदोलन को सबसे मजबूत माना जाता है और जो हिंसा का केंद्र रहा है काफ़ी लंबे समय से। हर तरह की से माओवादियों ने भी मुखबिर बता के लोगों को मारा है, पुलिस ने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस यहाँ पर चलाए हैं। आपको क्या लगता है कि दिक्कत क्या है? क्यों बीजापुर की मुक्ति कैसे हो सकती है, शांति कैसे स्थापित हो सकती है, क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि बस्तर में शांति के लिए लगातार लोगों से संवाद करना चाहिए, यहाँ के आदिवासियों से संवाद करना, बातचीत करना चाहिए, संवाद करना चाहिए। आखिर वो कैसा बस्तर चाहते हैं, वो कैसे अपना अपना क्षेत्र चाहते हैं, गाँव चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य, कोई भी सरकार हो, कोई भी लोग, आज तक उनसे बात कोई नहीं करता है। हम उनकी लड़ाई की बात करते हैं, हम बस्तर के आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बातचीत उनसे कोई नहीं करता। उन गांव के लोग, गरीब लोगों से कोई बात नहीं करता है। वहाँ पहले मूलभूत सुविधाएं पहुँचे, वहाँ विकास पहुँचे, लोगों से बातचीत हो, उन जगहों में उनके जो बच्चे, उन्हें सरकार से जोड़ने के लिए सरकारी नौकरी दिया जाए। लेकिन इस दिशा में कोई बात नहीं करता है। लगातार दबाव बनाकर जो एक माहौल तैयार किया जा रहा है, तो मेरा तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत करना चाहिए। और उसके बाद निश्चित तौर पर हम सभी चाहते हैं, यहाँ का हर एक व्यक्ति चाहता है बस्तर में शांति, विकास हो, हर कोई चाहता है जी। बातचीत तो करें आप जी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान हमने पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ से, क्योंकि माओवादियों से लड़ने के नाम पर यहाँ पर जिस तरह का माहौल बन रहा है, उससे अशांति फैल रही है
और नौजवान यहाँ से पलायन कर रहे हैं। उन्होंने शायद 40,000 का आंकड़ा भी दिया है। कांग्रेस पार्टी की क्या अंडरस्टैंडिंग है अभी जो माओवाद को ख़त्म करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जो अभियान चला रही है उसको लेके? देखिए, वर्तमान में जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही कहा, बीजापुर जिला की मैं बात करता हूं तो बीजापुर जिलों में अंदरूनी क्षेत्रों में पूरे गांव खाली हो चुके हैं। लोग जिस तरीके से लगातार यहाँ एक माहौल है, एक युद्ध का माहौल है, उस लड़ाई का माहौल है, उस लड़ाई के माहौल से बचने के लिए लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। जवान लड़की लड़का पड़ोसी राज्य तेलंगाना है, आपका महाराष्ट्र है, अन्य जहां भी उन्हें सुरक्षित लगता है उन राज्यों में पलायन कर चुके हैं। जैसे 40,000 बता रहे, कम से कम बीजापुर जिले से लोग मतलब जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। लोग परेशान है, आखिर क्या करें? गाँव में रहते हैं, एक तरफ नक्सली है, एक तरफ पुलिस है, उन दोनों के बीच में कैसे वो जीवन जिए, इसलिए लोग पलायन कर चुके हैं। और लगातार जब से राज्य में भाजपा की सरकार आई है तब से और एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, डर भय का माहौल। और मेरा तो ऐसा लगता है, स्पष्ट आरोप है कि कहीं ना कहीं डर और भय के माहौल के बीच में बस्तर के खनिज संसाधनों को ऐसा लूटा जाए, बस्तर के खनिजों को ऐसा लूटा जाए, उसका भी कहीं ना कहीं प्रयास हो रहा है। उसके लिए रणनीति बनाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। जी, ये आरोप अक्सर लगाया जा रहा है और ये कई ऐसी परियोजनाओं की बात हो रही है जिससे 50-54 गांव खाली होंगे। कई कुछ वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स की भी बात चल रही है, तरह तरह की बात चल रही है। तो एज ए पार्टी आप क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा था कि एक राजनीतिक आम सहमति है कि सभी चाहते हैं कि माओवाद ख़त्म हो जाए, लेकिन रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो पूरा ये अभियान चल रहा है इससे सहमत नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी शांति के पक्ष में है, विकास के पक्ष में है, लोगों के साथ बातचीत तो उसके पक्ष में है। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान समय में लोगों को 2 वर्गों में बांटने का काम हो रहा है, दबाव बनाने का काम हो रहा है, डर का भय का माहौल बनाने का काम हो रहा है, उसके विरोध में हम हैं। आप लगातार लोग बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। आज जो अंदरूनी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहा है, उन किस परिस्थिति में वहां पर रह रहा है, उसकी क्या परिस्थितियां हैं, ये कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। लगातार उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और जैसे मैं पहले भी कहा कि आखिर इतनी जल्दीबाजी बस्तर से खनिजों को बेचने का क्या है? आप भोपालपट्टनम ब्लॉक में जहां पर यहाँ का आदिवासी ग्रामीण आदमी तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए मना है, टोर बफर जोन में नियम बताकर उन्हें तेंदुपत्ता तोड़ा नहीं जाता है, तेंदु तोड़ने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन उसी जगहों में, उसी टोर बफर क्षेत्र में आप तोरणम प्रदान का अनुमति देते हैं उद्योगपतियों को। और तोरणम प्रदान चालू हो रहा है, 50 साल का लीज उन्हें देते हैं। यहाँ से भोपालपट्टनम लास्ट हमारा बॉर्डर है, तेलंगाना बॉर्डर, महाराष्ट्र बॉर्डर, वहां पर भोपालपट्टनम में, जिसका हमने विरोध किया। खुद भूपेश बघेल जी वहां पे आए थे। 2 बैलाडीला पहाड़ को आप अरसल मित्तल और रूंटा को बेच रहे हैं, आपने लीज पर दिया। आखिर इतना जल्दीबाजी क्यों? आप सरकार बने हुए 1.5 साल हुआ, 1.5 सालों में खदान बेच रहे हैं, तोरणम खदान बेच रहे हैं, लोहा खदान बेच रहे हैं। तो आखिर इनको जल्दीबाजी, आप पहले बस्तर में शांति हो, लोग यहाँ पर विकास हो, उसके बाद आप चलिए आगे बढ़िए ना, हम भी आपके साथ हैं। इतनी जल्दीबाजी क्यों कि आपको 1-1.5 साल में ही आपको खदाने बेचना, अडानी को बेचना है, रूंटा को बेचना है, अरसल मित्तल को बेचना है, और बाकी दूसरे ग्रुपों को तोरणम खदान बेचना है? अब इससे जल्दीबाजी क्यों? तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है, हमको लगता है, हमारी पार्टी को लगता है कि आप नक्सलों की आड़ में बस्तर में डर भय का माहौल पैदा करके आप बस्तर के खनिजों को अपने उद्योगपति मित्रों को बेचना चाह रहे हैं और बेच रहे हैं। लेकिन आपकी भी सरकार रही, यहाँ पर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे जी। हसदेव और अन्य आरोप है आपकी सरकार के ऊपर कि आपने भी उद्योगपतियों को मदद करने के लिए वहाँ पर फैसले किए, जंगल कटवाया। तो क्या आपको लगता है कि वो नैतिक अधिकार आपको मिलता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पिछली बार मैं बस्तर की बात करता हूँ, मैं बस्तर स्तर का छोटा सा विधायक हूँ, तो मैं बस्तर की बात करता हूँ। तो बस्तर में हमारे जिले में तोरणम प्रदान पिछली बार प्रयास हुआ, हमने उसका विरोध किया, तोरणम प्रदान नहीं खोला। बैलाडीला पहाड़ तो अडानी को देने का काम हुआ 13 नंबर, तो उसका विरोध मैं खुद गया था, हमारे पूरे देवती शर्मा अभी जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष सांसद थे, हम सब ने गया, वहाँ विरोध किया, हमारी सरकार से बात किया और उसके बाद हमने निरस्त करवाया, अडानी का खदान वापस करवाया। और लगातार बस्तर में पिछले 5 सालों में इस तरीके से जो खदान उदान या जो चीजें जहां पर भी लगा के गलत है उसका हमने विरोध किया और कैंसिल हुआ, तभी हमने नहीं दिया। लेकिन इस वर्तमान सरकार पिछले 1.5 सालों में बैलाडीला पहाड़ के 2 खदानों को उन्होंने बेचा, उद्योगपतियों को तोरणम खदान बेचा, कांकेर में आहाल अदी पहाड़ खदान को उन्होंने बेचा। तो ये कर रहे हैं। और रही बात हसदेव की,
तो उसकी जानकारी मुझे नहीं, लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं अगर जनता जहां पर विरोध कर रहा है तो वहां विरोध होना चाहिए। और वहां पर आज भी हम जनता के साथ में, एज ए कांग्रेस के विधायक के नाते, मैं एक आदिवासी हूं, तो आदिवासी के नाते मैं वहां की जनता के साथ हूं। और वहां अगर गलत है, मुझे भी लगता है वहां गलत है, वहां पे गलत हुआ है, और वहां पर उनकी बातों को सुनना चाहिए। जनता वहां के आदिवासी क्या चाहते हैं उनके साथ रहना चाहिए। जी। और लेकिन ये सारी बातें जो आपने कही कि खरीद साधनों की लूट की एक प्लानिंग हो सकती है, या वो सरकार चाहती है कि उसको ज़्यादा रेवेन्यू मिले, वो कुछ खास उद्योगपतियों को खनिज खादान देना चाहती है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि माओवाद का सबसे ज़्यादा प्रभाव अभी देश में छत्तीसगढ़ के बस्तर या बूझमाड़ के इलाके में ही है। तो सरकार कैसे निपटे उनसे, उस हिंसा को कैसे ख़त्म करे, कैसे शांति स्थापित करे, आप क्या रास्ता बताएंगे उसके लिए? देखिए, अब ये तो सरकारें, जो भी सरकार है उनको तय करना है कि कैसे निपटे, मतलब उनका क्या रणनीति है, वो क्या सोच है, वो सरकारी बड़े स्तर पे तय होता है। लेकिन जैसे मेरी अगर वास्तविक बात है, तो आज तक मैं यहाँ पर विधायक हूँ, सरकार ने या प्रशासन ने कभी संबंध में किसी से, जनप्रतिनिधि नाते मुझसे नहीं बात किया ना, ग्रामीणों से बात करता है। सरकार अपनी रणनीति बनाती है, वो अपना काम कर रही है। लेकिन जहाँ तक मेरा, फिर से मैं कह रहा हूँ कि बस्तर में शांति हो, विकास हो, लोगों के लिए काम हो, तो लगातार स्थानीय लोगों से बातचीत होना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी बातों को महत्व देना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। कहना चाहिए, उससे हम अच्छा, हमें आज सफलता मिलेगी। जी। चलिए, बीजेपी की सरकार आपकी नहीं सुनती है, लेकिन अबूझमाड़ में हम लोग ज़मीन पे काफ़ी घूमे हैं और हमने कई रिपोर्ट्स की हैं कुपोषण को लेके। वहाँ आंगनबाड़ी काम नहीं कर रही है, वहाँ कई तरह का भ्रष्टाचार भी देखने के लिए मिलता है, सालों से आंगनबाड़ी का भवन अधूरा पड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह। और वहाँ किसी शोध की ज़रूरत नहीं है, बच्चों के पेट देख के, उनके पतले हाथ देख के समझ में आ जाता है कि भीषण कुपोषण भी है वहाँ पर। तो आपको लगता है कि सरकार के बाद सरकार आदिवासियों के मामले में ज़्यादातर विफल ही रही हैं सरकारें? नहीं, ये बात सही है कि बस्तर में, हमारे जब बीजापुर जैसे आदिवासी अंदरूनी क्षेत्रों में जिस पैमाने पे, जिस तरीके से विकास कार्य होना था, कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाया है। तो उससे बहुत सारे कारण हैं। उसमें एक नक्सल तभी है कि उन क्षेत्रों में वहाँ पर सरकारी पहुँच नहीं थी, उनके डर की वजह से। लेकिन सरकारों को जिस तरीके से प्रयास करना था वो नहीं हुआ, और उसकी ही वजह है उसमें आपकी भी सरकार है। नहीं, बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, कहना कि जिस तरीके से प्रयास करना था वो प्रयास उन्होंने नहीं किया ईमानदारी पूर्वक। तो उस कहना कि उसके चलते ही सब हुआ। लेकिन पिछले 5 सालों में जब मैं विधायक बना, सरकार हमारी बनी, तो लगातार हम उन ग्रामीणों से बातचीत की, आपको क्या चाहिए, देवडुडी चाहिए, स्कूल चाहिए। हमने कम से कम 250 स्कूल जो मेरे बीजापुर जिले के अंदर में जो बंद पड़े हुए थे, उन 250-300 स्कूलों को हमने चालू करवाया, आंगनबाड़ी चालू करवाया। स्थानीय जो 12वीं पास थे, जो बेरोजगार लड़के थे, उन्हें शिक्षक की नौकरी दी। वो जो जिस सिर पर उठा की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर उसे था उस स्कूलों में बंद थी, हमारे समय हमने खुलवाया। सड़कें बिछाने का काम किया, मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, जहाँ 60-60 किलोमीटर उस क्षेत्र में लोग राशन लेने के लिए चलते थे, उनके गाँव में राशन दुकान पहुँचवाया। अस्पताल नहीं था, अस्पताल पहुँचाने का काम किया, एम्बुलेंस लेने का काम किया। तो ये बहुत सारे काम पिछले बार हमने अपने बीजापुर जिलों में ग्रामीणों के सहमति से और प्रशासन, शासन प्रशासन के मिलते हुए हमने काम किया है। उसका बहुत अच्छा परिणाम देखते जो हमको मिला है। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार की अभी की रणनीति है जी, उसमें बल का इस्तेमाल पे ज़्यादा जोर है, और जो बाकी जो मसले हैं आदिवासियों के, उनको सुलझाने पर कम जोर है? मुझे तो ऐसी लगता है कि जिस तरीके से जो सरकार चल रही है, सरकार के लोग कर रहे हैं कि लगातार दमनात्मक, एक दमनपूर्वक जो नीति अपनाते हुए लोगों को डराना, धमकाना, भय का माहौल दिखाते हुए कि हम जो कहें वही सही है, उस तरीके से जो काम हो रहा है, और उसका परिणाम जिस अनुरूप में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह भी, उसके पीछे भी यही है। कहना चाहिए लोगों के साथ बात करना चाहिए, मिलना चाहिए, आपसे पूछना चाहिए आप इस क्षेत्र में क्या चाहते हैं, आप इस गाँव में क्या चाहते हैं, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सरकार लगातार एक दबाव वाली नीति जो अपना रही है, उसी का परिणाम है कि उनको सफलता उस ढंग से नहीं मिल पाए जैसे मिलना चाहिए। जी। और जो बस्तर में जो नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए जो अभियान चल रहे हैं,
उसमें डीआरजी को गेम चेंजर बताया जा रहा है। एक वक्त में सलवा जुडुम यहाँ पर बनाया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली गैर कानूनी घोषित किया। अभी डीआरजी में भी आदिवासी लड़के लड़कियाँ ज़्यादा हैं, तो डीआरजी का जिस तरह से गठन हुआ है, जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, आप उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, डीआरजी स्थानीय फोर्सेस हैं जो पुलिस में हैं, उनको डीआरजी का नाम दिया गया है। वो यहाँ की स्थानीय युवक हैं जो स्थानीय भाषा बोली और स्थानीय जो क्षेत्र के भौगोलिक परिस्थितियों से वाकिफ है। तो निश्चित तौर पर डीआरजी जैसे बनने के बाद में बहुत सारे सफलता भी उन्हें मिली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो वर्तमान में जो बातें भी सामने आई है कि कहीं फर्जी मुठभेड़ होना या कहीं पे किसी से मारपीट करना, ज्यादती करना, दोनों ही चीजें सामने बात आई है। और उसका एक जो अभी वर्तमान हम जिस इरफान उल्टा की बात कर रहे हैं, जिस महेश कुडेम की बात कर रहे हैं, ऐसे घटनाएं बहुत सारे इससे पहले भी आई है, अभी भी आई है, तो लगातार इस तरह से घटनाएं आते रहती है। जी, विक्रम मंडावी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। तो ये थे विक्रम मंडावी, बीजापुर के विधायक। ऐसे ही आदिवासी नेताओं से मुलाकातों का ये सिलसिला चलता रहेगा। आप देखते रहिए मैं भी भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।